आप सभी का गणित शास्त्र में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एट द लास्ट आर्टिकल टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पहले सीखा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेकेंड ऑर्डर का उसे सॉल्व करते हैं। उसके पहले हमने CFPI भी निकालना सिखाया था और उसके हिसाब से, लेकिन वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए। अब देखिए एक मूल बात है इसमें, एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड थे, जिसमें से सिलेबस में 2 है, इसलिए 2 ही पढ़ा है मैंने। 4 में जो पहला था उसका नाम था व्हेन वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। सेकेंड जो था, या उसको बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो सेकेंड था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बाई उसको का नाम था नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है। तीसरा जो हमारा था वो बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, पैरामीटर होते हैं। अब वेरिएबल भी 2 प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब चारों को एक एक करके हम लोग चेंज करते हुए आए। कभी डिपेंडेंट को चेंज किए, इंडिपेंडेंट को चेंज किए, डेरिवेटिव को रिमूव किए। अब उसके बाद से आ गया भाई एक ही बचा था पैरामीटर, तो पैरामीटर को चेंज करके हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में खास बात है, यहां पर मैंने px qx नहीं लिखा है, एबीसी लिखा है। यानी कि जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना रहेगा, देखिए मैं आपको सॉल्विंग टेक्निक बताऊंगा, ये कांस्टेंट क्यों है इसके बारे में पहले जानिए, ताकि देखिए जो हमारा स्टेप 1 है, मैंने लिखा कि इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है, तो देन टू फाइंड सॉल्यूशन वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास निम्नलिखित स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स की मैं एक एक लाइन बताता हूं, किसका क्या इंपॉर्टेंस और क्यों लिया गया। फाइंड आउट CF बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। क्या किया गया है, जो ये RX आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, इस RX को आप किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। सिर्फ CF फाइंड करने का ही मेथड है, ये नहीं पूरे प्रॉब्लम में 0 नहीं होगा। CF फाइंड करने के लिए आप RX को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। 0 लेने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप CF निकाल लेंगे। CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके बारे में बहुत ही बेहतरीन चर्चा किया गया है। कहां पे, हमारे लेक्चर 1 में, कि हाउ टू फाइंड या मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकाल पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक सावधानी बरतनी है। कब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप तब निकाल पाएंगे जब आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बने और वो वेरिएबल से फ्री हो, तब ऑक्सिलरी इक्वेशन का वहां रूट निकालना सिखाया गया था। अगर मान लीजिए इनकेस यहाँ पे कोई वेरिएबल आता है तो वो x² x टाइप का रहे, ताकि आप कॉसी यूलर, जो मैंने भी पिछले लेक्चर में उसका जिक्र किया था, उस टेक्निक से भी आप ये यहां तक पहुंचेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 करते हुए। और उस टेप वहां पे मैंने लेक्चर में पूरा टेबल मेंशन किया है, उस टेबल के बिहाफ पे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। स्टेप 1 यही है कि आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। किसको 0 करके, इस RX को 0 करके। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा तो देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे, m² + 1 = 0। यहाँ से वैल्यू आता है m = ±i, ऐसा आता है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो m = C1 cos x + C2 sin x हम लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ay1 + by2 हमने लिखा। a का मतलब C1, y1 का मतलब cos x, प्लस b का मतलब C2 और y2 का मतलब sin x। फिर मैंने अगले स्टेप में तुरंत लिखा है आइडेंटिफाई y1 एंड y2 एंड राइट दिस। आपको क्या करना है, आपको इसी फॉर्मेट, मान लीजिए कि अगर रूट रिपीट कर गया, भाई ऐसा केस भी आएगा कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है m-1 का होल स्क्वायर = 0, तो m = 1,1 आया। और इस केस में जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो वो लिखेंगे C1 + C2x * e⁻x। अब ये तो इसके जैसा नहीं दिख रहा है, तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, C1 e⁻x, इसका गुणा कर दीजिए C2x e⁻x। तो यहां से ये y1 और ये दोनों y2, देखिए ay1 + by2 हो गया ना। और यहां से हमने लिखा है कि आइडेंटिफाई y1 एंड y2। आप y1 y2 को यहां से आइडेंटिफाई करके ट्रेस कर लेंगे, और ट्रेस करने के बाद से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट साइड 0 नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आपको प्राइमरी में मैंने मेथड बताया था कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों जानकारी होनी चाहिए।
तो उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए, लिखने के लिए यहाँ पे u(y1 + v(y2) आपको लिखना पड़ेगा। अब ये आप सोचेंगे कि ये u और v क्या है, ठीक है। तो स्टेप 3 में हमने लिखा है कि फाइंड u एंड v बाय यूजिंग दिस। आप ये इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे, इंटीग्रेशन -y2 rx अपॉन w इंटू dx, और दूसरा v लिखेंगे y1 rx अपॉन w इंटू dx, ठीक है। ये दो इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। अब इस इंटीग्रल में एक नई टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया है w। तो जो हमारा w है इसको हम कहते हैं रॉन्स्कियन। एक्चुअली आप बुक में देखेंगे तो बुक में क्या करते हैं, इसी को डायरेक्ट उठा के यहाँ रख देते हैं y1 y2 डैश माइनस y1 y2 डैश। आप भूले नहीं, इसके लिए मैंने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है, मैंने w लिखा है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड यानी एमएससी में इसे रॉन्स्कियन के नाम से पढ़ा जाता है। तो w की वैल्यू मैंने दिया है y1 y2 y1 डैश y2 डैश, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, यानी कि ये जो y1 डैश y2 डैश है इन्हीं के डेरिवेटिव हैं 1 टाइम्स। अब y1 y2 कौन है, जो यहां से आप आइडेंटिफाई किए थे, तो इन दोनों को उठा कहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे। इनका एक एक बार क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे। और आप डिटर्मिनेंट निकालना सीखे थे क्लास 12 में, भाई 2+2 के डिटर्मिनेंट कैसे निकलेंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिए माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, वही यहाँ लिखे हैं। तो अब आपको भूलेगा नहीं, ये w आराम से ऐसे लिख लेंगे, y1 y2 डिफरेंशिएट करके यहाँ रखेंगे और इसी को उठा के दोनों को नीचे रख देंगे और ये इंटीग्रल निकाल लेंगे। यहाँ से u और v की वैल्यू आ जाएगी। जब u और v की वैल्यू आ जाएगी तो भाई पार्टिकुलर इंटीग्रल ये और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो ये है हमारा प्रोसेस टू सॉल्विंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार और समझिए, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, आप इस rx को 0 करके यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालेंगे तो यहाँ से y1 y2 आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल u(y1 + v(y2) लिख लेंगे। लिखने के लिए आपको u और v की जरूरत पड़ेगी, वो u और v इन दो इंटीग्रल के माध्यम से निकलेंगे। जहां पर w होगा वो इस तरीके से डिफाइन है, फिर दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हिसाब से सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये आपके सामने पेपर है और आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है d2y/dx² + y = cosec x। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। 7 × 1 यानी 7 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करके इसी मेथड से दिखाता हूं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। यही क्वेश्चन जो 7 नंबर में आया था एग्जाम में, उसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे प्राइमरी टास्क होता है गिवन दैट d2y/dx² + y = cosec x, यही है। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने आपको प्राइमरी स्टेप 1 में सिखाया था कि हम cosec x को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। देन टेकिंग क्या लेंगे, टेकिंग d2y/dx² + y = 0, और इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम यही निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m² + 1 = 0। इसमें किसी कोई दिक्कत, d² + 1 ऑफ y = 0 है, आपको लिख के मैं दिखा देता हूं अगर किसी को दिक्कत है तो। इसको हम लिख सकते हैं d² + 1 ऑफ y = 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + 1 = 0, यानी कि m = ±r, यही आएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिख पाएंगे बड़े आराम से। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = c1 cos x, क्योंकि ये इमेजिनरी है रूट। हमने आपको सिखाया था कि अगर रूट इमेजिनरी आता है अल्फा + i बीटा के फॉर्मेट में, अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू 1, c1 cos βx + c2 sin βx इंटू e⁴ अल्फा की 0 वैल्यू है तो 1 हो जाएगा। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। फिर हमने अगले स्टेप 2 में लिखा था आइडेंटिफाई हियर y1 = cos x एंड y2 = sin x। देखिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया y1 y2 को, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मिला ही है। अब हम लिखेंगे नाउ, अब ध्यान दीजिए जा करके, जब मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा था तो कैसे लिखना है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल = u(y1) और + v(y2), ऐसे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं u और y1 के जगह पे क्या है, cos x, और v यानी कि sin x के साथ में क्या लिखना है, यहाँ पे v के साथ में क्या लिखना है, sin x, ऐसे लिख देंगे। अब u और v निकालना था,
यही हमारा काम है कि u v हम निकाल लें, तो मैं पार्टिकुलर इंटीग्रल को दोबारा यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऐसे। नाउ अब हमारा टास्क है u को कैलकुलेट करना। तो u को कैलकुलेट करने के पहले आपको एक वर्ड यूज किया था मैंने, रॉन्स्कियन या w। तो सबसे पहले w निकाल लेते हैं। w की जो वैल्यू है हमने बताया था कि y1, y2, y1 डैश और y2 डैश है, ठीक है। यहां से अगर हम वैल्यू भरें तो y1 की वैल्यू क्या है, cos x, और y2 की वैल्यू क्या है, sin x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, cos x। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर एक्स, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर, और ये माइनस एक फॉर्मूले का, ये वाला मल्टीप्लाई वाला माइनस एक फॉर्मूले का माइनस, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 1। अब देखिए यहां से बन गया 1। अभी हमारे पास स्पेस है, लिख सकते हैं। इसके बाद w की वैल्यू निकल गई है, तो यहां से u निकालेंगे। u इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस y2r अपॉन w dx, ये है, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे, और आगे तक लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस, अब y2 की वैल्यू देखिए क्या है, y2 इज साइन एक्स, और r की वैल्यू क्या है भाई, देखिए r तो यहाँ है cos x, आप मन करे तो यहाँ लिख सकते हैं, हेयर आर एक्स इज इक्वल टू cosec x, है ना। तो आर एक्स की वैल्यू यहाँ भर दीजिए cosec x, और अपॉन w की वैल्यू क्या आया है, 1, तो यहाँ w की वैल्यू भर दीजिए 1 इंटू डी एक्स। अब आप खुद देखिए साइन एक्स और cosec x एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, cosec x बराबर 1 अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस 1 इंटू डी एक्स। आप इसको बड़े आराम से क्या लिख देंगे, माइनस एक्स, प्लस यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम ऑलरेडी कांस्टेंट लगा चुके हैं अपने में, फिर कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया u की वैल्यू। सिमिलरली जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, y1 r अपॉन w dx, ठीक है। y1 की जो वैल्यू है वो देखिए क्या लिखा है, cos x, तो यहां भर दीजिए cos x इंटू r की वैल्यू देखिए फिर से क्या है, cosec x, तो cosec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, कोई दिक्कत, अच्छा लगेगा ना लिख के, और इसको लिख देंगे 1 dx। एक लाइन और लिख दें अगर हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos x और अपॉन में sin x dx। cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट, और कोट का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसको लिख सकते हैं log mod sin x, हो गया। तो अब हमारे पास v भी निकल गया, तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। देखिए अब मैं लिख देता हूं उसे। देखिए आपको ये लगता होगा कि आर एक्स कहां से अचानक आ गया, मैं आपको बताऊं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस सी वाई बराबर आर एक्स, यही मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 1, और आर एक्स कहां से आया, यही cosec x है, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, यहां लिखा हुआ है u की वैल्यू भर दीजिए, u की वैल्यू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स cos x, ठीक। फिर v की वैल्यू भर दीजिए, देखिए v की वैल्यू है, अब साइन एक्स चूंकि ये पहले, इसको पहले लिख लेते हैं साइन एक्स, और फिर इनको लिख देते हैं लॉग मोड साइन एक्स, लॉग मोड साइन एक्स। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, कैसे दिया जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि y ऑफ x इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा यहाँ से, जो हमारा सॉल्यूशन था, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, c1 cos x प्लस c2 sin x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ है माइनस x cos x और प्लस sin x इंटू लॉग मॉड sin x। तो देखिए बड़े आराम से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और यही क्वेश्चन आपको 7 नंबर में आना है। मेन टास्क हमारा क्या है, सबसे पहले फिर से देखिए, इस दिए गए प्रॉब्लम को लिखना है, लिखने के बाद cos x को 0 के बराबर कर देना है,
और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है उसका देखिए हमने कितनी सफाई किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ निकाल के रख दिया आपके सामने। फिर हमने कहा था कि जब ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकले आप y1 और y2 आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए मैंने दोनों लिख दिया y1 y2। y1 y2 जब लिख दिया जाए तो आपको दूसरी जरूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो आप तुरंत पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ से u cos x प्लस b sin x के बारे में देखिए मैंने बताया है, w की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, y1 y2 जो यहाँ मिला हुआ था लिखे और उनका डेरिवेटिव नीचे रख दिए जैसे यहाँ रखा गया है। 12th क्लास वाले मेथड से हमने डिटरमिन निकाला cos into cos x cos स्क्वायर x, फॉर्मूले का माइनस और इनका गुणा किए तो ये माइनस साइन स्क्वायर x, ये माइनस प्लस कर दिया और आप पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब यहाँ से u की वैल्यू मैंने आपको डिफाइन किया था माइनस y2 r अपॉन w, y2 की वैल्यू यहाँ है उठाइए रखिए साइन x, r की वैल्यू rx की वैल्यू यहाँ पे cos x बताया गया था वो मैंने रख दिया और w की वैल्यू 1 इधर निकाले हैं। तो देखिए साइन और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो कैंसिल होकर कितना बन गया 1, 1 by 1 is 1 माइनस बाहर dx, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x। कांस्टेंट जोड़ा जाता है इसलिए नहीं जोड़े हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं और कांस्टेंट ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हम v निकाले y1 r by w, y1 की वैल्यू यहाँ है, r की वैल्यू cos x जैसा कि अभी बताया गया था यहाँ पे प्रॉब्लम में बताया भी गया है। cos x को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन x, cos अपॉन साइन क्या होता है cot, cot का ये होता है इंटीग्रेशन। और फिर हमने क्या किया अब pi को यहाँ निकाल के रख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ था इनको उठा के यहाँ रख दिया और इनको उठा के इनके बगल में रख दिया और यही हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। दो प्रॉब्लम बड़े फेमस हैं, पहला cos x के साथ, दूसरा sec x के साथ, फिर 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x के साथ, ये अलग अलग एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम और करके आपको दिखा देता हूं यहाँ पे sec x लेकर के। देखिए अब अगला क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू sec x बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व इट। हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को लिखना है, प्रॉब्लम लिखने के बाद आपको इसको d स्क्वायर प्लस 1 लिख देना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इस d को m से रिप्लेस कर देते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर हो गया 0 के। ये इक्वेशन पहले ही मैंने सॉल्व किया तो m की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस आई, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्मेट में तो अल्फा की जो वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है। हमने आपको वीडियो के पहले लेक्चर में समझाया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। लिखने का जो फॉर्मेट है वो c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x इंटू e टू दी पावर अल्फा x। अल्फा की वैल्यू 0 है इसलिए वो 1 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, यही आ गया। फिर हमने स्टेप 2 में बताया था कि आप जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेंगे उसके बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे कि y1 y2 कौन है। जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि y1 y2 कौन है तो यहाँ देखिए मैंने लिखा कि ये y1 है और ये वाले y2। y1 y2 आ गया, y1 y2 आने के बाद से आप निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्यों, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों की जरूरत है। जब दोनों की जरूरत है तो पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा तो जाए, तो इसमें हमेशा पर्टिकुलर इंटीग्रल यही लिखा जाएगा u y1 प्लस v y2। अब u और v कौन है, तो u यहाँ y1 y2 को हमने वैल्यू यहाँ से रख दिया। अगली लाइन में u निकालने के लिए मुझे इस w की आवश्यकता होती है। देखिए w को कहते हैं रोन्स्कियन, लेकिन आपके क्लास में इसका कहीं जिक्र नहीं होता है। ये उसी के जैसा काम करता है जैसे जैकोबियन काम करता था। जैकोबियन मल्टी वेरिएबल के लिए था, ये सिंगल वेरिएबल के लिए होता है। ये भी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी चेक करता है। जैसे आप पढ़े थे कि जैकोबियन 0 हो जाए तो ये होगा, जैकोबियन नहीं 0 हो तो इंडिपेंडेंट, इस टाइप का पढ़े होंगे पूरा। अब यहाँ से हमने w निकाला y1 y2 यानी कि cos x sin x और इनका डेरिवेटिव cos का माइनस साइन साइन का cos। फिर इन्हें सॉल्व किया, 1 आया। 1 आने के बाद हम पहुंच गए w बराबर 1। u की वैल्यू मैंने आपको स्टेप 3 में सिखाया था कि u जो होता है माइनस y2 r अपॉन w के बराबर होता है। y2 की वैल्यू देखिए यहाँ से sin x है और r की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है sec x। तो sec x को हमने यहाँ लिखा और sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, तो ये बन गया sin x अपॉन cos x। अब देखिए cos नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला, ये एक्चुअली 10x बना है, 10x का डेरिवेटिव होता है माइनस log mod cos x, माइनस से माइनस कट गया। दूसरे हिसाब से देखें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है तो नीचे वाले को log के साथ लिख देते हैं, ये भी तरीका है, आप इसे भी समझ सकते हैं। फिर v निकालने के लिए फॉर्मूला था, y1 की वैल्यू हमने रख दिया cos x यहाँ से, r की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, और w की वैल्यू यहाँ से, तीनों भर दिए। cos ऑन sec, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। sec x इज 1 अपॉन cos x,
cos से cos कैंसिल हुआ, क्या आया 1, और 1 का इंटीग्रेशन x। अब हमें pi मिल गया है, मैं यही सॉल्यूशन लिख देता हूँ, देखिए इतने में pi पर्टिकुलर इंटीग्रल इज क्या है u/y1। u की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे u की वैल्यू है log mod cos x, y1 क्या है cos x, तो cos x इंटू log mod cos x प्लस दूसरा क्या दिया गया v sin x, v की वैल्यू क्या है x, यानी कि प्लस x sin x, तो ये हमारा निकल गया है pi। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, देखिए दोनों हम निकाल लिए। अब कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos x और प्लस c2 sin x, और फिर प्लस अब इसको लिख देंगे cos x इंटू लॉग मॉड cos x और प्लस x sin x। तो यही आपका जो है कंप्लीट सोल्यूशन है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। दो क्वेश्चन हमने बता दिया, और क्वेश्चन में आपको दे देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, और इतना अगर आप सीख लेते हैं बड़े आराम से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का वो 7 नंबर जो एग्जामिनेशन में आ रहा है तीसरे क्वेश्चन के बी पर, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे बेस्ड हमने आपको 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व द फॉलोइंग d2y अपन x माइनस y इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे जो देखिए आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 1 और -1 जो है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में रूट आएगा, और आप इसको बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। तो यही वैल्यू y1 हो जाएगी और ये वाली y2 हो जाएगी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे। फिर इस प्रॉब्लम में भी सेम थिंग मैंने दिया है, और ये जो है रिपीटेड वाला है, तो ये तो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी y1 की जो वैल्यू है वो e टू द पावर x है, और यहाँ पर भी y2 की वैल्यू क्या है e टू द पावर माइनस x है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा m माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो यहाँ से जो रूट आएगा वो 3,3 आ जाएगा। यानी कि जब आप इसका CF लिखेंगे तो C1 प्लस C2x e टू द पावर 3x ऐसा आएगा। तो जब आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर 3x और y2 की वैल्यू आ जाएगी x e के पावर 3x। तो देखिए आधा प्रॉब्लम मैंने तीनों में सॉल्व कर दिया। आपका काम है खाली w निकाल लेना, u और v निकाल के pi लिखना, फिर दोनों का सम लिख करके सोल्यूशन कर लेना। तो आप ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 हम बताए भी हैं, बड़े आराम से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मैंने CF कैसे निकालते हैं, pi कैसे निकालते हैं, उसके बाद से कॉची यूलर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर के वेरिएबल कोफिशिएंट के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूरे पिछले लेक्चर्स में हमने आपको सिखा दिया है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इस लेक्चर में हम सीख गए हैं। तो जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का यूनिट 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद आता है एप्लीकेशन पोर्शन कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे 1 नंबर पे आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसकी जिक्र किया जाएगा, लेकिन वो एग्जामिनेशन बहुत कम पूछता है। सबसे ज्यादा पूछने वाला जो कंटेंट है वो यहाँ पीछे का ही है और यहाँ तक का पूछा जाता है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इससे हमेशा 7 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला सेगमेंट है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी थैंक यू एवरीवन।